Hello friends, welcome to my channel Wow Chemistry. I am Dr. Kumkum Khawas from RKDF University Ranchi, and in this video lecture I will help you learn some important tricks that you must keep in your mind while writing a good research synopsis. So starting with the definition of synopsis, synopsis क्या होती है? It is a short summary of the proposed research work. जो भी आपका intended research area है उसका एक short and brief summary होता है. Although the summary is brief and precise, but it must be adequate. इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी रिसर्च एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं उसका सिनॉप्सिस आप इस तरह से लिखेंगे कि उसमें जितने सारे भी इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरियाज़ हैं उन पर आप ज़रूर प्रकाश डालेंगे. जैसे कि अगर आपने कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज का डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऐड देखा होगा फेसबुक पे या गूगल पे, तो आपने देखा होगा वो ऐड इस तरह से प्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अगर स्कूल कॉलेजेस का एडमिशन का ऐड होगा तो आप देखोगे कि उसमें जितने सारे भी कोर्सेज अवेलेबल है या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कोई अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके. उसी तरह से आपको भी अपने सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरीके से ताकि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सके अपने सिनॉप्सिस से. तो नेक्स्ट इज़ द ड्राफ्टिंग ऑफ सिनॉप्सिस. तो आप अपने सिनॉप्सिस को कैसे ड्राफ्ट करोगे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने सिनॉप्सिस को लिखना होगा. जैसे कि द फर्स्ट थिंग इज़ द रिसर्च टाइटल, देन कम्स द इंट्रोडक्शन, फिर रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथडोलॉजी, फ्यूचर स्कोप एंड देन रेफरेंसेस. मैं ये अपनी सिनॉप्सिस का एग्जांपल लेते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो वन बाय वन मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगी विच विल हेल्प यू टू राइट अ गुड एंड प्रॉपर रिसर्च सिनॉप्सिस. सो दिस इज़ माई सिनॉप्सिस. दिस इज़ हाउ द फर्स्ट पेज लुक्स. फर्स्ट थिंग इज़ द रिसर्च टाइटल दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन. पहले आपको अपने रिसर्च टाइटल को लिखना होगा. सो टाइटल कुछ इस तरह से होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, नॉट वेरी शॉर्ट. इस तरह से लिखना होगा. जितने सारे भी कुछ कैची वर्ड्स हमें यहाँ पे पिक करके लिखना पड़ेगा ताकि ये अट्रैक्टिव रहे और इसमें बहुत कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन भी इस टाइटल के ज़रिए दे सकते हैं. ठीक है, जैसे मेरा जो थीसिस का जो टाइटल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन सम पॉलीमर्स. सो यहाँ पे एक पॉलीमर मैंने इसके बारे में कुछ मेंशन किया, उसके सिंथेसिस के बारे में कुछ मेंशन किया और इस कुछ एप्लीकेशंस इसका मैंने दिखाया है. तो इस तरह से आपके यूनिवर्सिटी के यहाँ पे लोगो रहेगा. उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर नेम एंड देन योर सुपरवाइजर्स नेम. द फर्स्ट पेज जो होती है उसमें हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं. फर्स्ट पेज के बाद से हम लोग नंबरिंग करते हैं. तो आपको अपने सिनॉप्सिस को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि वो 6 to 8 पेजेस में आ जाए. बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए आपकी सिनॉप्सिस. तो ये रिसर्च टाइटल जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज इट इज़ सेड कि अ बुक कैन बी जज्ड बाय इट्स कवर. उसी तरह से आपके सिनॉप्सिस को भी जज किया जा सकता है जस्ट बाय लुकिंग इनटू द टाइटल ऑफ योर रिसर्च. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट उसके बाद आता है हमारा जो मैंने आपको कहा कि इंट्रोडक्शन पोर्शन. ना ये जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही आपके जो भी आपके रिसर्च एरिया के एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चलता है कि किस पर आप रिसर्च करना चाहते हो. उस टॉपिक के बारे में हमें पता चलता है कि ये वेदर दिस एरिया ऑफ रिसर्च इज़ एंटायरली न्यू या इस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है या फिर और क्या रिसर्च हो सकता है. तो जैसे मैंने बताया कि मैंने एक पॉलीमर को चूज़ किया था, मैंने उसका एक बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे इसका सिंथेसिस किया हुआ है. बहुत सारे मेथड्स है जो ऑलरेडी इस पॉलीमर को सिंथेसिस करने के लिए किया हुआ. इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. सो इस इंट्रोडक्शन पोर्शन से ये भी पता चलता है कि इस जो भी टॉपिक ऑफ एरिया ऑफ रिसर्च दैट यू हैव चूजन उसमें उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या लूप होल्स है. ठीक है, तो वहाँ से ही आपका ये जो लूप होल्स है यहाँ से ही आपका आता है रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे कोई अलग हेडिंग के अंदर में नहीं डाला है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में ही लिख दिया है.
सो यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से रेड में नहीं लिखना है, जस्ट मैंने आइडेंटिफाई कराने के लिए यहाँ पे रेड में लिखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथडोलॉजीज या मेथड्स को ऑलरेडी अडॉप्ट किया था इस पॉलीमर को सिंथेसिस करने के लिए, तो मैंने एक नया मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया है जिसके बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है। ऑल्दो ये मेथडोलॉजी नया अडॉप्ट किया है, लेकिन इससे जो सिंथेसाइज जो पॉलीमर है उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नाउ देन कम्स द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लोग कभी भी कोई भी चीज़, अगर छोटे से एक ड्रेस भी खरीदने जाते हो तो क्या करते हो कि बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में आप लोग देखते हो, प्राइस देखते हो, तो बहुत कुछ उसके बारे में खोजबीन करते हो। उसी तरह का अगर आपको रिसर्च भी करना है तो उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टडी करना होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ जर्नल्स या इंटरनेट, ताकि हम लोग जितना हो सके पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, so that we could also find out the gap between the previous research that has been done on that topic and what new you are going to do on that topic. इसी लिटरेचर रिव्यू वाले पोर्शन में ही आपके रिसर्च मेथडोलॉजी भी आ जाता है, जिसको मैंने कोई अलग टॉपिक के अंडर में नहीं लिखा है। यहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी में मैंने जो भी ये जो रिएक्शन स्कीम मैंने डेवलप किया है, कैसे मैंने सिंथेसिस किया है, उसको मैंने दिखाया है, और क्या क्या कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स मैंने यूज़ किया है इसको दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग हेडिंग के थ्रू लिखें। देखिए मैंने एंड ऑफ द पेजेस में नंबरिंग भी डाला हुआ है, तो इस तरह से आपको अपने सिनॉप्सिस को लिखना होगा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है, दैट इज़ फ्यूचर स्कोप। आप इस चीज़ को कर रहे हो, किसी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, तो उस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस तो होना चाहिए, कुछ एडवांटेजेस तो होना चाहिए। इसको हम लोग फ्यूचर स्कोप्स के ज़रिए दिखा सकते हैं। जैसे मैंने जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स को सिंथेसाइज किया है, उसके कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि उसको एज अ केमिकल या बायोसेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टोरेज सुपर कैपेसिटर्स, या फिर ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी 3-4 पॉइंट्स में या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ उस रिसर्च स्टडी का कुछ फ्यूचर स्कोप्स मेंशन करना पड़ेगा। नाउ कम्स द रेफरेंसेस। नाउ दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन। इसमें क्या होता है, आपने जितने सारे भी सोर्सेज जहाँ से आपने इस आइडिया को पिक किया, या फिर जितने सारे भी बुक्स हो सकते हैं वो, या फिर जर्नल्स हो सकते हैं, या फिर इंटरनेट सोर्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ता है। तो ये रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने 11 रेफरेंसेस मेंशन किया है। एटलीस्ट यू शुड मेंशन 10 to 15 रेफरेंसेस आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप रेफरेंसेस मेंशन करोगे, उससे पता चलता है कि आपने उसके बारे में कितना ज़्यादा स्टडी किया है। तो जैसे इसको रेफरेंसेस को डिफरेंट स्टाइल में आप लिख सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ MLA स्टाइल और APA स्टाइल, इन विच यू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर्स और उस जर्नल का नाम, देन ईयर, और उसके जो पेज नंबर्स और वॉल्यूम है, इशू नंबर, ये सब हम मेंशन करते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे 11 रेफरेंसेस मेंशन किया है। देखिए मैंने जो रेफरेंसेस मेंशन किया, आपको यहाँ पे अपने सिनॉप्सिस में वहाँ पे आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1-2 लिखा है, ये जो मैंने येलो आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है, उस तरह से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा उन सारे रेफरेंसेस को आपको एट द एंड ऑफ द थीसिस मेंशन सिनॉप्सिस आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू विल राइट योर सिनॉप्सिस। Thank you for watching this video. Please like, share and comment, and have a good day.